नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है 2,4-D का प्रयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। 2,4-D क्या है? ये है एक खरपतवार नाशक जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। 11th और 12th में अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, 10th में साइंस पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा 2,4-D का नाम, जो कि एक खरपतवार नाशक है। अब आपको बताना है किस प्रकार की खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है चौड़ी पत्ती वाले, सक्रिय पत्ती वाले, घास के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है 2,4-D का प्रयोग किया जाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। इम्पोर्टेंट है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भेड़ का नर भेड़ा क्या कहलाता है? तो भेड़ का नर भेड़ा कहलाता है रैम। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, भेड़ का नर भेड़ा कहलाता है रैम। उसके बाद है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न है निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है, यानी गलत तरीके से प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से वो कौन सा घटक है जो पर्यावरण में विपरीत प्रभाव नहीं डालता है? ऑप्शन ए जैव विविधता, मोनोक्रॉपिंग, सघन खेती। ऑप्शन डी पेस्टिसाइड। तो राइट आंसर है जैव विविधता पर्यावरण के लिए अच्छी मानी जाती है और पर्यावरण में विपरीत प्रभाव नहीं डालती है, जबकि मोनोक्रॉपिंग, सघन खेती और पेस्टिसाइड पर्यावरण संतुलन में विपरीत प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए है राइट आंसर जैव विविधता। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? तो यहाँ लग गया है नहीं, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत और टिकाऊ नहीं है। ऑप्शन है गोबर की खाद का प्रयोग, संतुलित उर्वरक, जैव उर्वरक, या यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। तो राइट आंसर है यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। प्रक्रिया सतत और टिकाऊ प्रक्रिया नहीं है। कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है किसानों को, फसलों को और खेती को, भूमि को, लेकिन जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं वो हैं गोबर की खाद का प्रयोग, संतुलित उर्वरक और जैव उर्वरक। तो यहाँ पूछा गया था नहीं है, टिकाऊ नहीं है, सतत नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। इसलिए यूरिया का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन को कहीं ना कहीं खराब करता है। उसके बाद है जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है स्प्लैश कटाव। याद रखना है स्प्लैश कटाव कहलाती है जल कटाव की प्रथम दशा। उसके बाद देखिए प्रश्न है एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है, गैस में है, नाइट्रोजनीकरण का स्रोत है, तो बताइए। एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है, किसमें है? मटर में। ऑप्शन सी। उसके बाद है निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना, मसूर, मूंगफली या मक्का? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मक्का। मक्का की जो फसल है वो सभी ऋतुओं में बोई जाती है। उसके बाद है पोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो पोमोलॉजी का संबंध है फलों की खेती से। इंपॉर्टेंट है, पोमोलॉजी का संबंध किससे है? फलों की खेती से है। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड को डैश के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है पोटेशियम क्लोराइड को। याद रखना है पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है? गेहूँ, टिटिकेल, जौ या राई? तो राइट आंसर है टिटिकेल मानव के द्वारा बनाया गया धान्य है, यानी अनाज है टिटिकेल। उसके बाद है फर्ब विधि से गेहूं की बुआई डैश से विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है पंतनगर उत्तराखंड में, इसलिए याद रखना है फर्ब विधि से गेहूं की बुआई पंतनगर विश्वविद्यालय से विकसित की गई है। नील क्रांति का संबंध है? तो नील क्रांति का संबंध है मछली से। ग्रीन ईयर डिजीज डैश फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाजरा से संबंधित है ग्रीन ईयर डिजीज। खेती पत्रिका डैश से प्रकाशित होती है? तो खेती पत्रिका प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। खेती पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? वो करता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। सेलिंग किससे संबंधित है? तो सेलिंग संबंधित है मक्का से। मक्का से संबंधित है सेलिंग। इंपॉर्टेंट है, सेलिंग किससे संबंधित है? सेलिंग मक्का से संबंधित है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में किस फल की खेती की जाती है? तो बताइए सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो वो है आम का। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम की फसल का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दलहनी फसलें कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती है? ये इम्पोर्टेंट हैं। तो जो दलहनी फसलें हैं, आपको पता होगा दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं।
दलहनी फसलों के लिए जो सबसे बेस्ट उर्वरक हैं जो दलहनी फसलें पसंद करती हैं वो हैं फास्फोरस, इंपॉर्टेंट हैं। दलहनी फसलें फास्फोरस उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करती हैं क्योंकि ये इनको पसंद है। तो दलहनी फसलों के लिए फास्फोरस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हैं और इसका आंसर है 15। और प्रश्न क्या है, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश हैं तो कितने हैं, 15 हैं। ये बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए इसे याद कर लीजिए। निम्न में से किसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है, संतरा, सेब, आम या पपीता। तो संतरा में होती है, सबको पता है। उसके बाद है निम्न में से कौन पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो राइट आंसर है जिंक। जिंक है पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व। उसके बाद है निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है, तो राइट आंसर है वरुणा। और एक सैन्य अभ्यास भी होता है वरुण, आपको बताना है किन दो सेनाओं के बीच होता है, तो वरुण होता है भारत और फ्रांस की सेना के बीच। और सरसों की जो फसल संबंधित है उसकी एक प्रजाति है वरुणा। सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है, तो सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट है एफिड। क्या है, एफिड है सरसों का सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट। क्या है, एफिड। पोटास का प्रयोग बढ़ाता है। पोटास का प्रयोग फसलों में क्यों करते हैं, क्योंकि वो पौधों की रोग क्षमता को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट है, पौधों की रोग क्षमता को बढ़ाने के लिए पोटास का प्रयोग किया जाता है। पौधों की रोग क्षमता को बढ़ाने के लिए पोटास का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। उसके बाद देखिए एंडोसल्फान गैस है, तो एंडोसल्फान क्या है, एंडोसल्फान है कीटनाशक। क्या है एंडोसल्फान, एंडोसल्फान है कीटनाशक। निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है, तो वो है मक्का। मक्का की फसल सूचक फसल से संबंधित है। किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो राइट आंसर है गन्ना सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है गन्ना सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। आम की संकर प्रजाति है, तो बहुत बार पूछा गया है आम्रपाली किससे संबंधित है, तो ये आम की संकर प्रजाति है। निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है, गेहूं, जौ, चना या अरहर, तो बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरहर की फसल खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं, जौ, चना रबी की फसल है। निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीय भू परिष्करण है, समतलीकरण, हैरो से जुताई करना, खरपतवार नियंत्रण या गहरी जुताई। तो खरपतवार नियंत्रण द्वितीय भू परिष्करण कार्य है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो वो होता है राइजोबियम के द्वारा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इंपॉर्टेंट है। अल्पाइन प्रजाति है, अल्पाइन किसकी है, उत्तराखंड में आपने सुना होगा अल्पाइन क्षेत्रों के बारे में, लेकिन अब ये भी जान लीजिए अल्पाइन का एक संबंध बकरी से भी है। अल्पाइन की अल्पाइन एक प्रजाति है बकरी की। लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है, तो लाल अतिसार रोग प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। उसके बाद रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। और ये किसके द्वारा फैलती है, ये विषाणु के द्वारा फैलती है। और किस विषाणु के द्वारा फैलती है, ये फैलती है पैरामिक्सोवायरस, किसके द्वारा, पैरामिक्सोवायरस के द्वारा फैलती है रानीखेत बीमारी, बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखें विषाणु के द्वारा फैलती है, और कौन से विषाणु या वायरस के द्वारा फैलती है, पैरामिक्सोवायरस के द्वारा ये फैलती है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है नई दिल्ली। सांड के बंध्याकरण की उम्र है, तो वो है 3 वर्ष। सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता है, तो वो है 300 ग्राम। सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी होती है, तो वो होती है 300 ग्राम। फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जाती है, शरीर क्रियात्मक परिपक्वता, फलों की परिपक्वता, फसल सूखने पर या फलों के गिरने पर। तो राइट आंसर है फसल के सूखने पर फसलों की कटाई की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा के जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वर्षा के जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा, इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का संबंध है अम्लीय वर्षा से। और ये भी पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है,
तो वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों रसायन आपको याद रखने हैं। भारत में निम्न में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम, केला, नारियल या पपीता? तो राइट आंसर है केला। केला का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जबकि सबसे अधिक क्षेत्रफल में आम की फसल लगाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आम की फसल लगाई जाती है, आम के पौधे लगाए जाते हैं। जबकि भारत में निम्न में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केला का, इन चारों में से सबसे अधिक। तो आम का टिक नहीं करना है। अगर पूछा जाए भारत में निम्न में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर है केला। भारत में बागानी फसल का क्षेत्र कुल फसल क्षेत्र का कितना है? तो 2% क्षेत्र में बागानी फसल होती है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है, क्योंकि 2% क्षेत्र में ही केवल बागानी फसल की जाती है कुल फसल क्षेत्रफल में, कुल फसल क्षेत्र में। तो 2% क्षेत्र में होती है बागानी फसल। अब देखिए ताप लहर से क्या होता है? ताप लहर से क्या होता है? फसलों के बीच का अंकुरण होता है ताप लहर से। देखिए कुरुक्षेत्र एक पत्रिका है, वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। कुरुक्षेत्र पत्रिका पत्रिका जो बहुत ही फेमस है, वो प्रकाशित की जाती है। उसके बाद है जीवाणुओं का कौन सा समूह फॉस्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जीवाणुओं का ऐसा समूह है जो फॉस्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाता है। भारत में कुल गाय की संख्या 195 मिलियन है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्बन पथ। क्या कहते हैं? कार्बन पथ इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसको साधारणतः हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, डैचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी डैचा। निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है? तो वो है मूंगफली। मूंगफली का तेल आपने देखा होगा, लेकिन आलू, तंबाकू, चना का तेल आपने नहीं देखा होगा। तो राइट आंसर है मूंगफली।